बारे में पढ़ा था, तो कार्डियक साइकिल वाज रिलेटेड टू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है, यस, कंडक्टिंग सिस्टम से वो रिलेटेड था। कंडक्टिंग सिस्टम हमें ये बताता था कि ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जनरेट होता है। बेटा अभी रिवीजन हो रहा है तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक खोल के रिवाइज करो सिर्फ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो कमेंट्स, बेटा आग लगी है कमेंट्स में, ठीक है। हाँ, तो बेटा ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होता है, वो भेजता है सिग्नल दोनों एट्रिया को, जिससे दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो। ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन जाती है एवी नोड से इंफॉर्मेशन जाती है बंडल ऑफ हेज से इंफॉर्मेशन जाती है पुर्किंजे फाइबर्स, यस। फिर बेटा एवी नोड से इंफॉर्मेशन जाती है बंडल ऑफ हेज से जाती है पुर्किंजे फाइबर्स, और बेटा पुर्किंजे फाइबर्स में जब इंफॉर्मेशन जाती है तो आपके वेंट्रिकल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी से रिलेटेड था आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि आपके एक हार्ट बीट को कराने के लिए जो आप इवेंट्स पढ़ते हो, दैट इज योर कार्डियक साइकिल, राइट, यस। अब आप बेटा कहां से शुरू करते हैं? आपने बॉडी का लेफ्ट पंप बनाया था, आपने बॉडी का राइट पंप बनाया था, राइट साइड में बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेफ्ट साइड में बॉडी में ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, मैं एक चीज बेटा चेक कर रही हूं, मैं एक साइकिल का है एक हार्ट बीट। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैं चार्ट्स ऑफ कर दूंगी। अब मैं शुरू कर रही हूं कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल का मतलब होता है एक हार्ट बीट, जो कि होती है 0.8 सेकेंड्स के लिए। कैसे निकालते हैं हम? एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड में होता है बच्चों, 60 सेकेंड में होता है बच्चों एक बीट, यानी कि एक इस तरीके से आपने लिखा होगा, एक कार्डियक साइकिल का मतलब है 1 हार्ट बीट, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल में आपने लिखा है 0.8 सेकेंड एक कार्डियक साइकिल का आता है। कैसे आता है बच्चों एक कार्डियक साइकिल में? आपने ऐसे लिखा होगा बेटा कि एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड में अपना हार्ट बीट करता है 72 बार। अपना हार्ट कितनी बार बीट करता है बच्चों? 72 टाइम्स बीट करता है। लव यू बच्चों, लव यू लव यू लव यू। चलो वापस आओ। हाँ, तो बेटा एक बीट का अगर अपन टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा? 60/72, राइट। और अगर 60/72 करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 0.8 सेकेंड, जो कि हमारे कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है, राइट बच्चा पार्टी। ये हमने एकदम लास्ट में पढ़ा था। हमने बॉडी का लेफ्ट पंप पढ़ा, हमने बॉडी का राइट पंप पढ़ा। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस जो कि हम बोले कि यार सुपीरियर वीना केवा से इंफीरियर वीना केवा से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड से होता हुआ वो गया राइट वेंट्रिकल, और सेमिल्यूनर वेल्व से होते हुए वो गया पल्मोनरी आर्टरी। इतनी आसानी से बेटा ये फ्लो ऑफ ब्लड ऐसे नहीं हो जाता कि वेंट्रिकल से अपने आप पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया, राइट। इन द सेम वे बच्चों अगर मैं ये क्या हो रहा है, क्या ये स्पैमिंग है? बच्चों इंपल्स स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन जाती है कहां? एवी नोड से जाती है बंडल ऑफ हेज से जाती है पुर्किंजे फाइबर्स। जैसे ही बच्चों ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन जाती है एट्रिया को, तो दोनों एट्रिया करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसे बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया सिस्टोल करती है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से रिवीजन करो, हमारे 11-12 मिनट बर्बाद हो गए, बट अभी प्लीज बेटा ध्यान से सुनो। जैसे ही बेटा ऐसे नोड से एट्रिया को इंफॉर्मेशन जाती है, आपके दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जाता है बच्चों किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट। ब्लड जाता है बच्चों वेंट्रिकल के अंदर। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो आपने देखा इसका टाइम ड्यूरेशन था कितना बच्चों? 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल होने के बाद इंफॉर्मेशन ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हेज से जाती है पुर्किंजे फाइबर्स के पास। इंफॉर्मेशन जब पुर्किंजे फाइबर्स के पास जाती है तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स, जिसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए, और इसके बाद होता है जॉइंट डायस्टोल, जो कि होता है 0.4 सेकेंड्स के लिए। लेकिन बच्चा पार्टी मेरा सवाल आपसे ये है कि यार एट्रियल सिस्टोल जब हुआ तो कौन सा ब्लड गया बच्चों? मेरे को आप बताएंगे, आप सारे बच्चे आंसर देंगे। यार नॉर्मली भी तो ब्लड कुछ जा रहा है ना भाई। जब
आपके सुपीरियर वीना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में भर रहा है, या फिर आपके पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में भर रहा है, वो वाला ब्लड, उसका कुछ परसेंटेज तो पैसिवली भी बेटा वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है ना। वो ब्लड जो पैसिवली जाता है वो जॉइंट डायस्टोल के वक्त में जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो, जब चारों चेंबर्स आपके रिलैक्स होते हैं, उस कंडीशन में आपका 70% ऑफ द एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में ऑटोमेटिकली चला जाता है। और फिर जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो रेस्ट ऑफ द 30% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स इज वाया एट्रियल सिस्टोल। हाँ कि ना एवरीबॉडी, यस और नो, राइट। रेस्ट ऑफ द 30% ब्लड जाता है एट्रियल सिस्टोल होने पर, चला गया वेंट्रिकल के अंदर। अब बेटा क्या होना, अब वेंट्रिकल में जैसे ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। हार्ट या बॉडी आपकी बहुत समझदार है भैया, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गई पर ऊपर के दरवाजे बंद नहीं हुए तो ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि ब्लड का बैकफ्लो हो, यानी एट्रियल सिस्टोल होने के बाद जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल इनिशिएट होता है, देखो वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे बिगिन होता है ना, थोड़ा सा स्लाइट प्रेशर बढ़ा, स्लाइट इंक्रीज इन प्रेशर से सबसे पहले ऊपर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, स्लाइट इंक्रीज इन प्रेशर से। इसलिए हम कहते हैं कि ये होने से पहले ही लव हार्ट साउंड आती है, विच इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स, which is due to the closure of AV valves. Ventricle systole जब और ज्यादा squeeze करने लगेगी तो और ज्यादा ventricular pressure बढ़ेगा, तो semilunar valves खुल जाएंगे, semilunar valves खुल जाएंगे तो blood will go into the pulmonary artery and into the aorta. blood यहां चला जाएगा, yes everybody। जैसी ventricle से blood बेटा pulmonary artery या aorta में चला जाएगा, ventricle का pressure कम हो गया, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ, सबसे पहले जो वाल्व्स क्लोज होंगे ताकि बैकफ्लो ना हो, सबसे पहले जो वाल्व्स बेटा क्लोज होंगे ताकि बैकफ्लो ना हो, दैट इज क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। याद आ रहा है कि नहीं? और बेटा सेमील्यूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तो हार्ट साउंड आएगा डब, हार्ट साउंड आएगा डब, और ज्यादा वेंट्रिकल का प्रेशर घट रहा है। और देखो एवी वाल्व तो बंद है ना, तो ऊपर तो ब्लड भर रहा है एट्रिया में, प्रेशर एट्रिया का भर रहा है, तो ये खुलेगा, ये खुलेगा और जॉइंट डायस्टोल के केस में वापस से ब्लड फ्लो होने लगेगा। दिस इज द होल सीक्वेंस। एट्रियल सिस्टोल में क्या फिलिंग होती है? रेस्ट ऑफ द 30% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल सिस्टोल में किसकी फिलिंग होती है? फिलिंग ऑफ आयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? पैसिव फिलिंग हो रही होती है, जो 70% फिलिंग होती है आपके वेंट्रिकल्स की नॉर्मल सिचुएशन में। एवरीबॉडी यस, करेक्ट है। फिर वॉइस क्रैक हो रहा है, फिर वॉइस क्रैक हो रहा है, फिर से वॉइस क्रैक हो रहा है। का क्या रिवीजन कराऊं बेटा, 20 मिनट्स तो हो गए। तो हमने कार्डियक साइकिल के ये कुछ इवेंट्स पढ़े थे और मैंने फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ और पॉइंट्स भी बताए थे, जिन पॉइंट्स में बच्चों मैंने आपसे कहा था कार्डियक आउटपुट नाम की एक चीज होती है। लो वॉइस कर रहे हैं अब। तो कार्डियक आउटपुट की बेटा जो आपने डेफिनेशन लिखी थी, दैट वाज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, राइट? दैट वाज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो मैंने आपको कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन भी समझाई थी, राइट? मैंने आपसे कहा था बच्चों, जैसे ये हार्ट के 4 चेंबर हैं, मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। मैंने आपको कुछ वॉल्यूम्स बताए थे एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगली क्लास में वापस से समझाऊंगी, राइट? मैं अगली क्लास में फिर कह रहे हैं देखो मैं कैसे पढ़ाऊं। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, मैंने बताया था आपको। और मैंने बच्चों कुछ वॉल्यूम्स बताई थी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अगर तुम्हें याद आ रहा हो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था बच्चों जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होती है, पहले आप मेरे को बताओ कि वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में कितने टाइम के लिए होती है। आप मेरे को एक बात बताओ कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में कितने टाइम के लिए होते हैं? व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन where the ventricles are relaxed? What is the time duration when the ventricles are relaxed? क्योंकि जब ventricle relaxed state में होती है या diastole stage में होती है, उस स्टेज में बच्चों ventricles में जो blood present होता है उसे बोला जाता है end diastolic volume. The volume of blood, very good. वेंट्रिकल्स में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड
वेरी वेरी गुड, 0.5 सेकेंड्स। याद है ना बच्चों, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, वेंट्रिकल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल डायस्टोल इज इक्वल टू 0.8, एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल इज आल्सो इक्वल टू 0.8। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होती है, यानी कि डायस्टोल स्टेज में होती है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल दैट इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसकी वैल्यू थी बच्चों 120 ml, उसकी वैल्यू थी 120 ml। हम कहते हैं कि भैया जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स में से कुछ ब्लड यहां से पंप आउट हो जाता है, वेंट्रिकल्स में से कुछ ब्लड यहां से पंप आउट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने पर, जैसे गुब्बारे में पानी भर दो, गुब्बारे का मुंह अगर खुला हुआ है तो मैंने गुब्बारे को पिचकाया तो गुब्बारे से कुछ पानी बाहर गया, तो जो वैल्यू बेटा यहां से ब्लड का बाहर जाता है, दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 70 ml एंड दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको वन साइड में, बच्चों को आवाज आ रही है, प्लीज चेक। बच्चे के कमेंट्स आप देख रहे हो ना, हेडफोन के वन साइड में आ रही है। मुझे सुनाओ एक बारी मेरी आवाज, मैं चेक करके बताती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ही ये चेक कर लेती हूँ। नहीं, मेरे को ईयरफोन्स में बताओ बच्चों के। यार बच्चों, यार तुम बिना ईयरफोन के देख लो यार, नॉर्मल सुन लो बच्चों प्लीज। जो ब्लड का अमाउंट बच्चों पंप आउट होता है एट वेंट्रिकल सिस्टोल होने पर, दैट वैल्यू ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज 70 ml। 120 में से 70 ml चला गया, एक बीट में जो बेटा पंप आउट हुआ, एक बीट में जो ब्लड पंप आउट हुआ उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो बच गया है बच्चों, वो बचा हुआ वॉल्यूम कहलाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज 50 ml। ठीक है, नाउ ऑल गुड, नाउ ऑल फाइन। तो हमने चेक क्यों नहीं किया था अभी? ठीक है, मेरे को एक बार ये बता दो, वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में थे, वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरा जो कि 120 ml था बच्चों, वो ब्लड था आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मैंने वेंट्रिकल्स को बेटा पिचकाया, मैंने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो पल्मोनरी आर्टरी से, आयोटा से कुछ ब्लड बाहर चला गया, वो बेटा 70 ml ब्लड था जो स्ट्रोक वॉल्यूम था। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, पर बीट, यही सवाल पेपर में आता है। आप देख लेना, कुछ इधर उधर से नहीं आएगा, लेकिन ये छोटी बातें आप भूल जाते हो। पर बीट, एक बीट में जो पंप आउट हुआ उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोला, और उसी को मैंने हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्डियक आउटपुट आ गया। यानी कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट हो गया बच्चों। तो हो गया आपका क्या? कार्डियक आउटपुट। पर बीट हुआ तो क्या हो गया बच्चों? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। और पिचकाने के बाद ब्लड जो बाहर गया वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम था, पर जो बचा वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था। ठीक है, डन एवरीबॉडी। अब बेटा देखो, मैंने एक दो चीजें आपको नहीं लिखवाई थी, तो एक दो चीजें मैं आपको लिखवाती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या? एनसीईआरटी की रीडिंग। चलो एनसीईआरटी पे जरा ध्यान दो बच्चों। कार्डियक साइकिल क्या कह रही है एनसीईआरटी? हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट काम कैसे कर रहा है? लेट अस टेक अ लुक, जरा इस पे नजर डाले। ठीक है, टू बिगिन विद, शुरुआत करते हुए, ऑल द 4 चेंबर ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल। शुरुआत करते हैं कि चारों हमारे हार्ट के कारखाने नहीं, हार्ट के खाने आराम फरमाते हुए जॉइंट डायस्टोल स्टेज पर है, यानी कि कोई भी रिलैक्स नहीं कर रहा है। हमने उससे हार्ट की एक्टिविटी को शुरू किया है, जो कि 0.4 सेकंड के लिए होता है। और इस दौरान जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो आपके एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नॉर्मली आ रहा होता है 70%, यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होते हैं। ठीक है, as the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle respectively। बोला क्योंकि
आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होता है। बेटा ये लाइन ना थोड़ी गलत लिखी हुई है, डायरेक्टली थोड़ी आता है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्योंकि खुले हुए होते हैं तो हमारा खून जो है पल्मोनरी वेन और वीना केवा से होता हुआ, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से होता हुआ, मतलब कि आपके राइट और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ आपके वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। लेकिन कितना? 70% जाता है। The semilunar valve are closed at this stage. ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जॉइंट डायस्टोल है तो ब्लड को बेटा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में तो नहीं भेज रहे हो, तो उस वक्त में वो दो वाल्व्स तो क्लोज ही होंगी, ठीक है। ऐसे नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। और इसी दौरान जब आपका जॉइंट डायस्टोल हो जाता है, इसी दौरान आपका ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके दोनों एट्रिया को ये सिग्नल भेजता है, जिसके कारण आपके दोनों एट्रिया एक साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि एट्रिया में ब्लड, एट्रिया से the increase in blood flow into the ventricle is about 30%, जिसके कारण आपके वेंट्रिकल में 30% और ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है। नॉर्मल जॉइंट डायस्टोल में 70% और आपके एट्रियल सिस्टोल के केस में रेस्ट ऑफ द 30% भी आपके वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट। Now the action potential is conducted to the ventricle side by the AV node, and AV bundle from where the bundle of His transmits it to the entire ventricular musculature. Ultimately ये सारा सिग्नल आपके ventricles में चला जाएगा, जिसके कारण ventricular muscles contract करेंगी, यानी ventricle systole करेगा और साइमल्टेनियसली एट्रिया रिलैक्स भी तो करती है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एट्रिया उछल कूद नहीं कर रही है, एट्रिया रिलैक्स कर रही है। Simultaneously atria undergo relaxation, that is diastole, coinciding with the ventricular systole. दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। जिस वक्त में एट्रिया रिलैक्स कर रही है उस वक्त में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं। मैंने एक ही चीज बोल दी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एट्रिया रिलैक्स, और एक टाइम आता है जब दोनों रिलैक्स, ठीक है। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर रहे, दोनों एक साथ रिलैक्स जरूर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इससे बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी उससे पहले आपके वेंट्रिकल्स की आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड की क्लोजर हो जाती है, और जब और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है इससे फोर्सफुली आपके सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं। As the ventricular pressure increases further, the semilunar valve guarding the pulmonary artery and aorta are forced to open, allowing the blood from the ventricle to flow into these blood vessels into the circulatory pathway. Right मेरे बच्चों? Yes everybody? एक एक लाइन क्लियर हो रही है, मैंने बोला था ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। आगे नाउ वेंट्रिकल रिलैक्स, अब वेंट्रिकल बेटा थक चुकी है कॉन्ट्रैक्ट करके, नाउ द वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल डायस्टोल, ऑफ कोर्स इस वक्त में एट्रिया भी रिलैक्स कर रही है, वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है, फॉल हो रहा है। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्लाइन करता है सबसे पहले वाल्व क्लोज होते हैं सेमील्यूनर, ताकि पीछे की तरफ ब्लड ना आए। जब और ज्यादा रिलैक्स करती है तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अपने आप खुल जाती है, ठीक है। सो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर बेटा फॉल्स, सबसे पहले क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व ताकि बैकफ्लो ना हो, which prevent the backflow of blood into the ventricle, and as the ventricular pressure declines further, tricuspid bicuspid push open due to the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied by them into the vein. Of course बेटा देखो इसका तो प्रेशर डिक्लाइन कर ही रहा है जिससे वो वाल्व पहले क्लोज हुई, और बेटा ऊपर तो प्रेशर बढ़ रहा होगा ना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अब तक तो बंद थी, लेकिन सुपीरियर वीना केवा से ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ भी रहा है, नीचे से प्रेशर खाली हो रहा है, तो अब ढपक करके वो खुल जाएगी, ठीक है ना। समझ आ रही है ना बात, रिलेट ही कर पा रहे हो तुम लोग। The blood now once again move freely into the ventricle. Again, both of them are relaxed, called joint diastole. Soon SA node generates a new action potential, and the event described is repeated and repeated and repeated and repeated. And these sequence इतनी बार repeated नहीं दिया हुआ था, मैंने बोला है, ठीक है। हाँ,
These sequential events in the heart is cyclically repeated is called as cardiac cycle and it contains systole, diastole of both atria and ventricle. ठीक है? As mentioned earlier, heart beats 72 times per minute. अब इतने ही टाइम कार्डियक साइकिल होती है, तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, ये वाले से लेके यहां तक मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है, यहां तक मैं अभी आपको समझाऊंगी। अच्छा ये चीज एक बार ही देख लो, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि ना बेटा वैसे और भी हार्ट साउंड्स होती हैं, बट प्रोमिनेंट हार्ट साउंड जिसे हम सुन पाते हैं ना बेटा, वो 2 ही होती है, दैट कैन बी इजिली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप, जो कि तुम लगा के शो ऑफ तो नहीं करोगे, ये शो करोगे कि हम इसे डिजर्व करते हैं, तुम भी पहन के घूमोगे बेटा ऑब्वियसली। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। कई बच्चे मुझे कहते हैं क्लोजर की स्पेलिंग आप गलत लिख रही हो, और वो लिख रहे थे ये वाला क्लोजर, पास आने वाला क्लोजर, और क्लोज वाला, ये वाला क्लोजर लिख के कहते हैं आप गलत लिख रही हो, मूर्ख ही है बिल्कुल। Whereas beta second heart sound is associated with the closure of semilunar valve. These heart sounds are of clinical diagnostic significance. यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दो, ये वाला पैराग्राफ बेटा बस समझाना बाकी है, तो इसी से रिलेटेड 1-2 इंफॉर्मेशन आपको समझाना बाकी है, बाकी हमने सब समझ लिया है, ठीक है। तो बेटा आपको पता है ये जो बोला है ना लास्ट में कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, आपका हार्ट साउंड नॉर्मल है या नहीं है, इससे पता चलता है कि आपकी हार्ट की वाल्व सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि ना अगर एबनॉर्मल, इसे बोलते हैं, जैसे तुम लोग क्लास में अगर फिजिकल क्लासरूम में कभी देखोगे बच्चे ना पे 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 चे चे करते रहते हैं आपस में, ऐसे आवाज आती है, एक्चुअली में दूर से कोई सुने तो उसको यही आवाज आ रही होगी, मर्मरिंग कहना करना कहते हैं, मर्मरिंग वर्ड सुना है ना, ऐसी हार्ट भी मर्मर करती है, मर्मरिंग का मतलब होता है जब आपके वाल्व्स में डैमेज है, वाल्व्स में डैमेज है तो प्रॉपर लबडब जो साउंड आ रही है ना वो नहीं आके कुछ एबनॉर्मल हार्ट साउंड आती है, इसे बोलते हैं हार्ट का मरमर करना, मर्मरिंग करना, ठीक है। हार्ट मर्मरिंग इज व्हेन योर हार्ट वाल्व्स आर डैमेज्ड, तो उनके क्लोजर से जो एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए थी वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसे बोलते हैं हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर, मर्मरिंग। कुछ इंग्लिश के वर्ड देखे, ड्यू टू डैमेज इन, अपनी एनसीईआरटी में ही नोट कर लो, ड्यू टू डैमेज इन हार्ट वाल्व देयर क्लोजर प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल साउंड, देयर क्लोजर प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक, इसे हार्ट मर्मरिंग कहते हैं, ठीक है। अदिति लिख रही है धुचुक लुचुक, बेटा इतनी भी एबनॉर्मल नहीं करती है, इंडियन हार्ट साउंड लिख रहे हैं, धुचुक लुचुक, ठीक है, हाँ चलो डन। एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, सॉरी एक बारी एनिमेशन देखते हैं, जितना पार्ट आपके लिए जरूरी है बस उतना ही पार्ट दिखाऊंगी उस एनिमेशन का, और उसके बाद बेटा जो इसमें कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक, वॉल्यूम, ये सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स कार्डियक साइकिल को वाइंड अप करना है, इसको अगली कक्षा में नहीं लेके जाना, फिर अगली क्लास में हम ईसीजी पढ़ेंगे, जो कई लोगों ने कराया भी होगा शायद, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, पोर्टल, आई थिंक अगले 2 क्लासेस में क्लास, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, वो पे नहीं चलिए मैच करिए, जिसमें पी 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 चल रहा है, राइट बच्चा पार्टी। तो ये होता है वो डिवाइस जिस डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ इज द डिवाइस, ये वो डिवाइस होता है जिस डिवाइस के हेल्प से बच्चों जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है कार्डियक एक्टिविटी की, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। So electrocardiogram is the graphical representation of the cardiac activity that is measured with the help of a device called as the electrocardiograph। एक स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए बच्चों हमें चाहिए होते हैं 3 इलेक्ट्रोड्स, one connected to each wrist, one connected to the left ankle। लेकिन और डिटेल्ड हार्ट एक्टिविटी को जानने के लिए बच्चा पार्टी मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स को चेस्ट एरिया में भी कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सीधा साधा सहज सवाल आता है इस टॉपिक में से कि जब आप
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करते हैं तो हर एक वेव क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चा पार्टी। तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, प्लीज बच्चों सही सही आंसर देना, ठीक है। कल तुमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी, शानदार निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो आई होप, एक सेकंड देना बच्चों। दीदी मैं क्लास के अंदर हूं, मैं तेरे को क्लास के बाद कॉल करती हूँ, ठीक है। यस एवरीबॉडी, दीदी क्लास के बाद, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। यस एवरीबॉडी, तो मैं क्या बोल रही थी बच्चा पार्टी कि एक हर एक जो वेव होती है बच्चों, मेरी दीदी का फोन था, उसको फैमिली को ऐसे इग्नोर करने में थोड़ा दुख होता है, बट कोई बात नहीं। मैं बचपन में भी इन दीदी के बहुत कंप्लेन किया करती थी पापा से, उसकी एक अलग कहानी है बच्चों। मैं पापा के ना गुड बुक्स में आना चाहती थी, तो मैं गुड बुक्स में आने के लिए सबकी कंप्लेन करती थी। हाँ, बट इट्स ओके, डोंट जज मी फॉर दैट, ठीक है। सबको ही करता है अपने जीवन में ऐसा कुछ, ओके। तो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चा पार्टी, यस ऐसा कुछ वेव्स आपको दिखता था, ठीक है। दीदी ओपी इन द चैट, ठीक है। ऐसा कुछ बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है। मैंने आपसे एक चीज कही थी बच्चों कि जब जब मैं एक वर्ड यूज करूंगी डीपोलराइजेशन, याद आ रहा है बच्चों, डीपोलराइजेशन उसका मतलब होता है, देखो एक नॉर्मल जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट बच्चों, एक बच्चा कह रहा है कि दीदी को आप तू बोल रहे हो। अरे भाई तो क्या हो गया बच्चों, ऐसा तो मैं अपनी दीदी से पूछना पड़ेगा कि मेरे स्टूडेंट ऑफेंड हो गए कि मैंने तुमको तू बोल दिया। हमारे में चलता है बच्चों, मैं लेकिन दीदी को बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो हम लोग बचपन से ऐसे ही बात करते हैं। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके इंटेंशंस को बेटा हर्ट कर दिया, ठीक है। चलो पागल ना हो तो कुछ भी यार बेटा, तुम किसी भी चीज पे इंसान को टोक सकते हो, मुझे रिवीजन कराने दो, ठीक है। मेरी कमियां ही गिनते रहोगे। ये होती है रेस्ट स्टेज, और इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज स्टेज। जब हम इसे छेड़ते हैं, यानी कि हम इसे क्या करते हैं, स्टिमुलस देते हैं बच्चों, तो ये मेम्ब्रेन में हो जाता है, इसके वक्त बदल जाते हैं, इसके जज्बात बदल जाते हैं। तो इसका वक्त और जज्बात जब बदल जाता है तो मेम्ब्रेन हो जाती है बच्चों क्या, डीपोलराइज। और फिर बच्चों ये वही बच्चा है जिसको उसके भाई ने रिमोट से मारा था, तो ये डीपोलराइज हो गया। फिर दोनों को मम्मी ने बेटा चप्पल से मारा तो वापस से उसी स्टेज में आ गए जिसे बोला जाता है रीपोलराइज, राइट। और मैंने आपसे कहा था जब भी मैं मेम्ब्रेन को बोलूंगी कि डीपोलराइज हो रही है तो आप समझेंगे कि वहां की मेम्ब्रेन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हो रहा है सिस्टोल। जहां पे भी मैं बोल रही हूं रीपोलराइज मतलब वो वापस से नॉर्मल हो रही है, डीपोलराइज मतलब एक्साइटेड, रीपोलराइज मतलब नॉर्मल या रिलैक्स स्टेट में आने की कोशिश कर रही है बच्चा पार्टी, ठीक है। हर एक वेव किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, P wave represents atrial depolarization and atrial depolarization leads to atrial systole. Am I right? एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रियल सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी वेव। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कही थी, जो बहुत छोटी सी बात थी जो आपको याद रखना था, कि वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द क्यू वेव। क्यू वेव के जस्ट बाद में बेटा वो स्टार्ट होता है। क्यू वेव एक नेगेटिव वेव आपको दिख रही है, तो इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर द क्यू वेव, राइट। और जो ये पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस, याद आ रहा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, जिससे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा गाइस, टेल मी वन थिंग, एक चीज आप मुझे बताइए कि क्या क्यूआरएस होने पर ये तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, लेकिन क्या बेटा इस एस वेव तक आते आते वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है क्या? क्या क्यूआरएस हो गया तो वेंट्रिकल खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट करना? ऐसा नहीं कहा था ना बच्चा पार्टी। यस बेटा, वॉइस ना थोड़ा चेक हो रहा है, एक सेकेंड, वॉइस एक सेकेंड चेक हो रही है एक्चुअली आप ही लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को वॉइस क्रैक होते हुए दिख रही थी, इसीलिए वो चेक हो रहा है, तो थोड़ा अभी बिगड़ गया होगा, बट ऐसा नहीं कहा था ना बच्चा, बट रिलैक्स गाइज यार, तुम थोड़ा पेशेंस। तो बेटा यहाँ पे एंड तो नहीं होता है ना बच्चों, यहाँ एंड तो नहीं होता है। श्रेया एब्सोल्युटली राइट। क्या बोलते हैं कि भैया जब एंड ऑफ टी वेव आपको दिखती है, दैट इज व्हेन देयर इज अ एंड ऑफ सिस्टोल।
End of T wave represents the end of systole. End of T wave, end of systole. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और T wave जो है that actually represents कि वेंट्रिकल वापस से रीपोलराइज हो रही है, वापस से एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ रही है. ये एक्टिविटी मेजर करना क्यों जरूरी है भाई? किसी के दिल में अगर कोई दिक्कत है, आपकी आवाज ही ज्यादा अच्छी, वेब पे क्लास यार पहले आप मुझे बताओ. अच्छा अभी आप सर अभी हो गया क्या? मैं पूछूं एक बारी बेटा, एक बारी कि तुम्हें ठीक आ गया है. फालतू की स्पैमिंग मत करना, सच्ची सच्ची बताओ, तो हम सब देखें कि सही आवाज आ रही है. टाइम वेस्ट तो नहीं करना है बच्चों, ठीक है? तो ये क्यों जानना है? क्योंकि ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है भाई. किसी के एट्रिया का साइज तो नहीं बढ़ गया है, या वेंट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से कुछ हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. तो इसकी वजह से बच्चों ये जो ईसीजी है दैट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है? अभी ओके है ना? हाँ, तो इसीलिए ईसीजी अपन करते हैं. ईसीजी में नंबर ऑफ क्यूआरएस एट अ गिवन टाइम पीरियड इज गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ हार्ट बीट. मैं डबल सर्कुलेशन कतई रिवाइज नहीं कराऊंगी क्योंकि डबल सर्कुलेशन हमने कई बार रिवाइज कर लिया. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. ओके यस एवरीबॉडी, डबल सर्कुलेशन बहुत बार हो गया बेटा, मैं उसको नहीं करा रही अभी रिवाइज, आपने कई बार कर लिया है. अरे भाई देखो एक दो बातें जो बतानी है, एक बात बची हुई है बस कि आप जितनी क्यूआरएस वेव आपकी एक ईसीजी में आती है उतनी आपकी हार्ट बीट होती है. नंबर ऑफ हार्ट बीट आपको पता चल सकता है पर मिनट बाय मेजरिंग द काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस वेव. तो बस वही एक लाइन लिखने बाकी है, बाकी मैं आपको एनसीईआरटी की पहले रीडिंग कराती हूँ, ठीक है? पेज नंबर बता दो बच्चा पार्टी. यस लव यू बच्चों. 201 इज द न्यू एनसीईआरटी एंड 285 इज द ओल्ड एनसीईआरटी. ओल्ड और न्यू में शायद कुछ कुछ लाइंस डिलीट कर दी होगी, तो एक बार ही देख लेना, ठीक है? You are probably familiar with this scene from a typical hospital television show, जो कि मैंने आपको बताया. देखा मैम आपकी कितनी प्यारी हैं, देखो आपको पूरा बताया टेलीविजन शो वाला. A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen, makes the sound pip 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 pip, ठीक है? पूरी फील के साथ. As the patient goes into a cardiac arrest. कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बीट का रुक जाना. अगर हार्ट बीट रुक गई तो वेव्स तो आएंगे नहीं ना बेटा. आगे मैं आपको कार्डियक अरेस्ट पढ़ाऊंगी. तो पी दिस मशीन को बोला ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ग्राम का मतलब है वो ग्राफ. So ECG is a graphical representation of the electrical activity of a heart during a cardiac cycle. एक cardiac cycle में जो events है उसका graphical representation. To obtain a standard ECG as shown in the figure, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle. ठीक है? That continuously monitors the heart activity. Continuously heart activity monitor करते हैं. For a detailed evaluation of the heart's function, multiple leads can be attached to the chest area. Here we will only talk about a standard ECG. ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, बट जब एग्जाम में पूछी जाती है तो मौत आती है हमें. एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रोड्स. बट डिटेल के लिए हम मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स अपने ट्रंक एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मतलब चेस्ट एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical excitation. बेटा एक वर्ड और ना वहां पे लिख लो क्योंकि तुम ये शायद भूल जाओगे. डीपोलराइजेशन मतलब यहां तुम एक्साइटेशन की बात कर रहे हो. चेंज होने का मतलब एक्साइटेशन, जैसे फीलिंग आना, गुस्सा हो गए थे ना तुम, डीपोलराइजेशन. और इसका मतलब होता है नॉर्मल, रिलैक्स्ड. ठीक है? तो हमने क्या लिखा यहां कि P wave represents the electrical excitation और depolarization of the atria. NCERT ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बच्चों कि which leads to contraction of both the atria, जिसकी वजह से contraction होता है, यानी कि atrial systole होता है. QRS represents the depolarization of ventricle which initiate the ventricle, depolarization of the ventricle that initiate the ventricular contraction. QRS का मतलब है ventricular depolarization, जिससे ventricle का contraction होगा. But the contraction starts shortly after Q. Q के बाद होता है and mark the beginning of the systole. और वहीं से systole की शुरुआत होती है. T wave represents the return of ventricle from excited to normal, यानी कि repolarization, and end of T wave mark end of systole. जब तक T wave खत्म नहीं हुआ तब तक आपका systole खत्म नहीं हुआ. End of T wave represents end of systole. ठीक है? Yes? Yes, obviously by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine heartbeat of an individual. बेटा इसे अपनी एनसीईआरटी से अपने नोटबुक में नोट करो और इंपॉर्टेंट नोट डालो. ऑफ कोर्स बेटा आपके जितने आप एक गिवन टाइम पीरियड पे जितने आपके QRS आते हैं
उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हार्ट बीट कैलकुलेट कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि जब एक क्यूआरएस हो जाता है, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल जब हो जाता है, देखो उसी के बाद क्या हार्ट साउंड आती है? डब। आप मेरे को एक बात बताओ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर लब हार्ट साउंड आई, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, फिर कौन सी हार्ट साउंड आई? डब। आई कि नहीं? आप मेरे को एक बार देख के बताओ ना। आप अपने ये वाला पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में नोट करो, अपने नोटबुक में नोट करो, इंपॉर्टेंट डाल के। याद आ रहा है? एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर लब हार्ट साउंड आती है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, फिर डब हार्ट साउंड आती है। और वेंट्रिकल सिस्टोल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यूआरएस। ठीक है, यानी जितने आपके क्यूआरएस हो गए उतने आपके लब डब हो गए, यानी कि उतनी आपकी हार्ट बीट हो गई। यानी एक गिवन टाइम पीरियड पे जितना टाइम के अकॉर्डिंग जितने आपके क्यूआरएस आ रहे हो उतना आपका हार्ट बीट आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। So number of QRS in a given time period is going to help you understanding the number of heartbeat of an individual. Very very important point. इसको please लिख लीजिए। Since the ECG obtained from different individual have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this indicate a possible abnormality or disease. Hence, it is of a great clinical significance. मैंने क्या बोला आपको? क्योंकि एक ECG में एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैंडर्ड, वो सबके लिए मोर और लेस सेम होता है। अगर इसमें से कोई भी डेविएशन होती है, यानी कि डेफिनेटली कोई तो लोचा है, और इसीलिए ये बहुत अच्छा एक क्लिनिकल वे में यूज इसे किया जाता है टू डिटरमाइन एनी एबनॉर्मैलिटी इन द हार्ट। दैट्स इट फॉर ECG। आप मेरे को पहले ये बताइए कि ये बेसिक चीज थी ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे को जाने तो क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं हार्ट के पास। तो हमारे हार्ट की लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी ऑर्गन्स के पास। बॉडी ऑर्गन्स ने क्या किया? ऑक्सीजन यूटिलाइज करी। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच गया बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स कहते हैं कि वापस से हार्ट तुम ले लो। तो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाता है राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल पे। अब राइट वेंट्रिकल कहती है मैं क्या करूंगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का? लंग्स तुम ऐसा करो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके चले जाओ। तो लंग्स के पास वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है और वापस से प्योरिफिकेशन होती है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से अलग दूसरी साइकिल के थ्रू हार्ट के पास चले जाता है। तो आपने देखा एक कंप्लीट साइकिल में क्या हुआ, ब्लड हार्ट के पास 2 बार जा रहा है। एक सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स और हार्ट के बीच और दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच। तो ये है हमारा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे। अब टॉपिक में स्टार्ट ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, पर मैं चाहती हूं कि आप एटलीस्ट ये चीज को, चलिए मैं एनसीईआरटी से थोड़ा रीड करा देती हूँ, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। कोरोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर, ये हमें बाद में करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको पहले एनसीईआरटी की डबल सर्कुलेशन वाली रीडिंग करा देती हूँ। अगर मेरे पास कोरोनरी सर्कुलेशन लिखने का टाइम होगा तो मैं आपको लिखवा के जाऊंगी ताकि कल हम समझ पाए। ठीक है, देखो डबल सर्कुलेशन में क्या लिखा हुआ है बच्चों। डबल सर्कुलेशन में as mentioned earlier, the blood pumped by right ventricle enter the pulmonary artery. Yes, right ventricle से जो blood pump होता है वो pulmonary artery में जाता है। ठीक है, whereas left ventricle pump the blood into the aorta. Left ventricle से जो blood pump हुआ वो aorta में गया। ठीक है, the deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs. जो deoxygenated blood आपके pulmonary artery से pump हुआ वो कहाँ गया? lungs में। where the oxygenated blood is carried by pulmonary vein into the left atrium. जहां से oxygenated blood pulmonary vein से होता हुआ left atrium में आया। बेटा मेरे को ना मन में एक क्वेश्चन आया कि तुम फर्स्ट डे जब आए थे, मुझे एक्चुअली सडनली याद है कि तुम किस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस पाथवे को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। किस पाथवे को? पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया, यानी सॉरी आपके राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, the oxygenated blood entering into the aorta is carried by a network of arterioles and capillary to the tissue, from where deoxygenated blood is collected from the system of venules, veins and vena cava, emptied into the right atrium, is called as systemic circulation. ठीक है, कोई बात नहीं, न्यू में एक्स्ट्रा है तो मैं न्यू एनसीईआरटी ले आऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं न्यू ले आऊंगी। नहीं, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप तो अपनी थोड़ी, बेटा मेरी कोई तारीफ नहीं, आप तो हर सब्जेक्ट में सीखे होगे बच्चे, इसमें मेरी क्या तारीफ है, इसमें आपकी तारीफ है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आयोटा में जो एंटर होता है, इट इज कैरीड, अरे पढ़ाने तो दो, मैं बेटा कल जो है न्यू एनसीईआरटी वाला भी पैराग्राफ ले आऊंगी। जो ट्यूनिका इंटीमा लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ाऊंगी, चिंतित मत होइए। वो ब्लड वेजल्स में दिया हुआ है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो मैं आपको बताऊंगी। आप उसका लोड मत लो, अभी ये वाला पढ़ लो ना, न्यू वाला मैं ले आऊंगी। ठीक है, न्यू वाले ने क्या किया होगा ना बेटा, ब्लड वेजल्स वाला जो टॉपिक है ना, जो पीछे है उसको यहीं पे चिपका दिया होगा, क्योंकि ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना ये ब्लड वेजल्स का टॉपिक है। ठीक है, पहले ये वाला पैराग्राफ खत्म करने दोगे मेरे को?
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अयोटा में आ रहा है वो कैरी होता है आर्टरी, मतलब अयोटा ब्रांच करती है आर्टरी में, आर्टरी की और छोटी ब्रांच होती है आर्टीरियोल, एंड आर्टीरियोल से आगे जाके और पतली ब्रांचेस आती है कैपिलरी, जो कि उसको टिश्यू में लेके जाती है, और टिश्यू से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स छोटी छोटी ब्रांच, उससे थोड़ी ब्रांच बनी बड़ी वेन्स, उससे और बड़ी ब्रांच कौन सी बनी, वीना केवा, एंड एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम. दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. Systemic circulation provide nutrient, oxygen and other essential substance to the tissue and take the CO2 and harmful waste substances for elimination. Obviously, जो भी systemic circulation का पार्ट है, systemic का मतलब होता है बच्चों टिश्यू से रिलेटेड. जो भी टिश्यू का सर्कुलेशन है, ऑफ कोर्स वो इसीलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन लेके जा रही है, न्यूट्रिएंट लेके जा रही है आपके टिश्यू के पास, और वहां से जितना भी बेटा एलिमिनेट करने वाला प्रोडक्ट है, CO2 है या कोई भी अदर सब्सटेंसेस, उसको अलग लेके जा रही है. ठीक है, अब ये वाली चीज मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगी, यानी कि कल, आज नहीं पढ़ाऊंगी. जरूर हमने पिछली क्लास में बेटा पोर्टल सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ा, और हमने कहा था पोर्टल सर्कुलेशंस कुछ ऐसे स्पेशल कनेक्शंस होते हैं जो दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन होते हैं. हालांकि जब हम बेटा आर्टरी और वेन डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं आर्टरी आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ये आर्टरी और वेन की एक सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहलाती है. इसके अलावा आपने आर्टरी और वेन में बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े हैं, पर आप यूजुअली ऐसे बोलते हैं आर्टरी और वेन है, आर्टरी वेन के बीच में कैपिलरी है. बट कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की एक ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में भी एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसका हमेशा कोई ना कोई कारण होता है बच्चों. ऐसे वो हमें ऐसे नहीं है कि अपने मन से ही प्रेजेंट है. जैसे कि बेटा हमने पोर्टल सर्कुलेशन में क्या पढ़ा, हमने पोर्टल सर्कुलेशन में बेटा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा था और हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा था. हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन. हेपेटिक टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है लिवर से रिलेटेड है. हाइपोफाइशियल से बेटा मतलब है रिलेटेड कि हम हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं. जब मैंने आपको हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बताया बच्चों, तो हमने कहा था कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, बेसिकली आप कोई भी ऑर्गन ले लो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का एक स्पेशल कनेक्शन है जिसे हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन कह रहे हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अमोनिया बनने लगता है, और यहाँ पे जब आप ऑफ कोर्स फूड की डाइजेशन करते हैं, फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से बेटा क्या होता है, आप अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं. अब अमोनिया आपके, अभी आप अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, वहां आप यही तो देखेंगे बेटा कि हमारी बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी में बनते हैं, पर हर एनिमल में बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग होता है. किसी में अमोनिया होता है, किसी में यूरिया होता है, किसी में यूरिक एसिड होता है. डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी बेटा सिचुएशन क्या है, वो उस प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं. अब हम जिस प्रकार के एनिमल है बेटा, हम यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं. आगे आप देखोगे हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, पर हम बेटा अमोनिया एलिमिनेट नहीं करते हैं. हमारी यूरिन में अमोनिया को एलिमिनेट नहीं करते क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बेटा, बहुत ज्यादा. ठीक है, स्पैमर्स से थोड़ा सा कम टॉक्सिक है, बट टॉक्सिक है. ठीक है, अभी अमोनिया वाला ब्लड हम क्या करते हैं, सीधे हार्ट में नहीं भेजते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, पहले हम इसे लिवर में लेके जाते हैं. तो जिस वेन के थ्रू लेके जाते हैं उस वेन को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन, और इसीलिए इसका नाम है पोर्टल. पोर्ट कर देना, पोर्ट कर देना, पोर्ट कर देना का मतलब होता है डंप कर देना. हेपेटिक पोर्टल वेन इस अमोनिया रिच ब्लड को बेटा पोर्ट कर देता है लिवर. बेटा लिवर को ना हम बेटा वो होते हैं ना जिन लोगों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो लिवर उन लोगों की तरह है, लिवर उस ऑर्गन की तरह है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और पता है हमें लगता है हमारी बॉडी में हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किडनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है पता नहीं है. ठीक है, लिवर को ऐसे इग्नोर करते हैं, पर लिवर एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बच्चों. ये तब समझ में आ जाता है, किसी चीज की कीमत तब समझ में आती है जब वो चला जाता है, जब तक हमारे पास नहीं होता तब भी होती है, जब मिल जाता है तो हम उसको वैल्यू करना बंद कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. लिवर के साथ में भी यही सीन है, इसको हम इग्नोर करते हैं, पर ये आपके बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो जितनी गंद तुम खा रहे हो ना बेटा, जितनी गंद बॉडी में बन रही है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है लिवर का. लिवर इसी बोलता है ठीक है भाई तेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को दे दे इस अमोनिया को, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि हमें यूरिया से उतना डर नहीं है जितना हमें अमोनिया से डर है. और इसे बेटा कन्वर्ट करने के लिए आप चलाते हैं जिस साइकिल को, उसे बोला जाता है यूरिया साइकिल, या बोला जाता है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल. ठीक है, या ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है. जैसे ही आपका अमोनिया से यूरिया बन जाता है, अब बेटा ये आपके लिए उतना खतरनाक नहीं है. फिर लिवर से बेटा आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो आपके दिल को, और यहाँ पे जो वेन होती है उसे बोलते हैं हेपेटिक वेन. बस आप एक गलती मत करना बच्चों, यह श्रेया बेटा मैं धीरे ही बोलूंगी, मैं अब धीरे ही बोल रही हूँ. ठीक है, आप लिवर से बेटा क्या करते हैं, आपके हार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं हेपेटिक वेन से, और आप स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन से. एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट आया था, मैंने अभी डाउट्स लिए थे आपकी क्लास के, तो मेरे को एक बच्चे का ना बहुत अच्छा डाउट आया, बच्चे का बहुत अच्छा डाउट मेरे को आया नहीं था, बच्चे का एक बहुत अच्छा डाउट था. तो उस बच्चे ने पूछा था, बच्चा अपना नाम जानता होगा, मैं नाम तो भूल गई बहुत सारे डाउट से. तो बच्चे ने पूछा था कि मैम आप कह रहे हैं कि अमोनिया से हमने यूरिया बना दिया, तो क्या मैम यूरिया हमारे लिए टॉक्सिक, आप यूरिया को तो सीधे हार्ट में भेज रहे हो, तो क्या यूरिया टॉक्सिक नहीं है मैम? एब्सोल्युटली बेटा, यूरिया भी टॉक्सिक है, लेकिन यूरिया इतना टॉक्सिक नहीं है कि उसको आप अपने ब्लड में ना रख सको. देखो ऑफ कोर्स आप यूरिया ब्लड में रखते नहीं हो, अल्टीमेटली हार्ट से आप किडनी के पास लेके जाते हो, किडनी उसको फिल्टर आउट करती है, और किडनी से आप अल्टीमेटली जब बेटा यूरिन बनता है ना तो वो छन जाता है और यूरिया आपके यूरिन से बाहर आ जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड में बिल्कुल भी यूरिया नहीं है.
यूरिया है लेकिन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में है, और जिसको जो आपके यहां से जा रहा है ना बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन भी आपको अभी इंपैक्ट नहीं करती। आपको तकलीफ कब होती है बच्चों? आपको तकलीफ तब होती है जब ये यूरिया आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाए। अभी एक्यूमुलेट थोड़ी हो रहा है, अल्टीमेटली तो दिल से बेटा कहां लेके जा रहे हो? किडनी, किडनी से अल्टीमेटली एलिमिनेट आउट कर दे रहे हो। डन एवरीबॉडी। यस बेटा, दूसरा हमने पढ़ा था हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चे, क्या कहा था मेरे बच्चे, कि हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, बाकी कुछ कंट्रोल करता है, और बेटा आपका हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी को ही हम प्यार से क्या बुलाते हैं? हाइपोफाइसिस। तो आप बेटा लास्ट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर दिया हुआ है उसमें ये बताया हुआ है कि भैया हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है। पिट्यूटरी में बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसकी मैंने अभी बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ बात की थी एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में एक स्पेशल बेटा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी और आपके हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, और इस ब्लड वेजल का नाम आपने लिखा था हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल वेन जो है ये किसका ब्लड, कहां से ब्लड को कहां पोर्ट कर रही है? हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं उसको पिट्यूटरी को अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो उसको उसके पास तो जाना पड़ेगा ना। तो उसके पास किसकी मदद से जा रही है बच्चों? उसके पास जा रही है इसी हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन की मदद से। इसी हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन की मदद से आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास जा रहे हैं और उनसे काम करते हैं। ये बेटा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम का सिग्निफिकेंस है, वो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस था। मैंने आपको कोरोनरी सर्कुलेशन भी बताया था। कोरोनरी सर्कुलेशन तो बेटा आंखें बंद करो और मेरे साथ रिवाइज करो, कोरोनरी सर्कुलेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। कोरोनरी सर्कुलेशन बेटा किसके सर्कुलेशन को बोलते थे? हमारे हार्ट के सर्कुलेशन को। जैसे कि हार्ट पूरी बॉडी को बेटा ब्लड पंप करता है, हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए। अब बेटा पूरे बॉडी को ब्लड देने वाला एक ही तो है, ब्लड देने वाला मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाला आयोटा ही है। आयोटा की ब्रांच क्या होगी बेटा? आर्टरी होगी। तो आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। आयोटा की ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट में दे देती है, आपके हार्ट मसल्स उसको यूज कर लेते हैं। फिर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से बना वो कोरोनरी वेन से बेटा कैरी करके आप कहां लेके जाते हैं? उसे कोरोनरी साइनस में। कोरोनरी साइनस क्या होता है? कोरोनरी साइनस एक कैविटी होती है जो आपके राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सा बेटा फंडा था, बहुत सिंपल सा। तो आपके आयोटा की ब्रांच कोरोनरी आर्टरी, आयोटा में जैसा ब्लड होगा कोरोनरी आर्टरी में भी तो वैसा ही ब्लड होगा। एक बच्ची ने डाउट पूछा था, बहुत गलत डाउट लिखा हुआ था उसने बिल्कुल उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। कोरोनरी आर्टरी में उसने लिखा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं बेटा, आयोटा में जो ब्लड है वही कोरोनरी आर्टरी में है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को मिल रहा है। हार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड है कोरोनरी वेन से कैरी हो रहा है। कोरोनरी वेन बेटा अल्टीमेटली कोरोनरी साइनस में डंप कर रहा है। कोरोनरी साइनस कहां ओपन होती है? आपके राइट एट्रियम में, जहां सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही डंप कर रहे हो। दैट्स इट, डन। ठीक है, आर्टरी और वेन के बीच के डिफरेंसेस को बेटा एक बार फटाफट से रिवाइज करो। आर्टरी भी एक ब्लड वेसल है, वेन भी एक ब्लड वेसल है, दोनों का सेक्शन बनाया था। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से कुछ बनी हुई थी, आपने ऐसे लिखा होगा। ट्यूनिका मीडिया बेटा किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होती है। ट्यूनिका इंटरना किससे बनी होती है? उसमें आपने अंदर की तरफ एंडोथीलियम बनाया होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बनाया होगा। अगर मैं एक आर्टरी के वॉल को वेन के वॉल से कंपेयर करूं तो आर्टरी का वॉल ज्यादा थिक होता है। आर्टरी का वॉल ज्यादा थिक इसलिए होता है क्योंकि उसकी ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वेन के ज्यादा थिक होते हैं। ओवरऑल थिक हो गया। आर्टरी के अंदर बेटा कोई भी ब्लड वेसल के अंदर क्या है? आपने सेक्शन किया है तो आपको उसके अंदर पाइप के अंदर की खाली स्पेस तो देख पा रहे हो ना। तो आर्टरी के अंदर का जो ये खाली स्पेस है जिसे आप ल्यूमन बोलते हो बच्चों, ये ल्यूमन क्या होता है? ये ल्यूमन आर्टरी का छोटू सा होता है, वेन का थोड़ा चौड़ा होता है। आर्टरी के अंदर आपकी वेल्व्स नहीं होती है, वेन के अंदर आपके पास वेल्व्स होती है। आर्टरीज हमेशा अंडर हाई प्रेशर होते हैं, वेन्स हमेशा अंडर लो प्रेशर होते हैं। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज जो होती है डीपली लोकेटेड होती है, डीपली सीटेड का मतलब था बॉडी के अंदर डीप में होती है। वेन्स जो होती है सुपरफिशियल होती है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये सारे बेटा पॉइंट्स आपने पढ़े। ठीक है, कैपिलरी में ना ट्यूनिका एक्सटर्ना ना ट्यूनिका मीडिया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोलते हो। कैपिलरी बहुत ही पतली पतली होती है, बहुत ही थिन वॉल्ड होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, एंडोथेलियम होता है, क्योंकि वहां से ब्लड का फिल्टरेशन होना होता है और इसकी वजह से वो लेयर पतली होनी चाहिए। दैट्स इट, डन। बेटा रिवीजन हो गया एवरीबॉडी। हाँ, तो उसको हम बाद में क्या बोलते हैं रीड करा दूंगी, मैं अगले दिन ले आऊंगी। ठीक है, पर मैं आपको ऑलरेडी वो सारे पॉइंट्स लिखवा चुकी हूँ जो आपके उस एक पैराग्राफ में दिया हुआ था, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, वो सारे हम पढ़ तो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ये ओल्ड एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, कहाँ? ये देखो
देखो, अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेजल्स का कनेक्शन, एक यूनिक ब्लड वेजल्स का कनेक्शन होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। बेटा आप स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहां पे भी तुम्हें बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लो या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड लिवर इट इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। The hepatic portal vein carry the blood to intestine from the intestine, sorry, carry the blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। यही बात हमने बोला है बेटा कि hepatic portal vein जो होती है पहले intestine से ब्लड को लेके आती है, आपके लिवर में डंप करती है, फिर लिवर से hepatic vein जाती है, आपके हार्ट में ब्लड को डंप करती है। कारण हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक अमोनिया विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया एंड देन ओनली इट कैन बी सर्कुलेटेड, ठीक है। अच्छा, मंडे तो तुम्हारी क्लास होती नहीं है, मंडे तो लक्ष्य वालों की क्लास होती है, मेरी लक्ष्य बैच की क्लास मंडे ट्यूसडे है, अर्जुना वालों की मेरी क्लास थर्सडे फ्राइडे है, वो लक्ष्य का निकल गया, लक्ष्य में होती है। हाँ, a special coronary system of blood vessel is also present in our body exclusively for the circulation of blood and फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। देखो, अब देखो बच्चों, इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कह दी कि एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी होता है ब्लड का, जो आपके कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए या वहां से ब्लड को उठाने के लिए बना होता है। अब देखो, एनसीईआरटी इतनी सी बात देके पीछे हट जाती है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आपको इस कोरोनरी सिस्टम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत तो बेसिक्स पता होनी चाहिए। आप इसमें पीएचडी मत करो, पर आप बेटा इसमें थोड़ी बहुत तो चीजें पता कर लो ना, तो थोड़ी बहुत चीजें तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, ठीक है, यस। तो बेटा यहां तक किसी को कोई मौत तो नहीं आ रही। हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन यहां पे भले ही ना दिया हो, पर केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में दिया है, जब वहां दिया है तो मैंने आपको ऑलरेडी यहीं पे बता दिया, ठीक है। ये बेटा देखो, डबल सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, जो हम करोड़ों बार कर चुके हैं। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में गया। अब आपको दिखाया हुआ है ये आर्टरी है, तो आर्टरी का डायग्राम ऐसे दिख रहा है, ल्यूमन छोटा दिख रहा है, वॉल थिक दिख रही है, बीच वाली लेयर जिसे आप ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं उसमें स्मूथ मसल्स है, ठीक है। फिर ये बेटा कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, कैपिलरी में इतनी वॉल्स है ही नहीं, कैपिलरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, इतनी लेयर्स है नहीं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि यहां से फिल्टरेशन होना है। अल्टीमेटली ये बनाती है वेन्स, वेन्स का आपको डायग्राम दिख रहा है, वेन से वीना केवा, वीना केवा से बैक टू द हार्ट। सो फार सो गुड, यस अंजलि बेटा धन्यवाद। सो फार सो गुड, क्लास में तो तुम्हारे भी यस देखोगे तो आपको यूजुअली मतलब समझ में आ जाएगा मोस्टली, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड जो बेटा रीनल मतलब किडनी के ऊपर होते हैं उसे बेटा क्या बोलते हैं, एड्रीनल, अबव द किडनी एड्रीनल ग्लैंड। तो बेटा एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन तुमने कुछ कुछ तो सुने होंगे ना, आपने इन हार्मोन्स के नाम सुने जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, रीनल एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन एड्रीनलिन, नाम से ही तो समझ में आ रहा है। और एड्रीनलिन को बेटा हम प्यार से एपिनेफ्रिन बुलाते हैं, नॉर एड्रीनलिन को हम प्यार से नॉर एपिनेफ्रिन बुलाते हैं, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आती है, आपने ये शायद सुना होगा, राइट। तो अबव द किडनी एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये मैम दो हार्मोन्स बनाता है, एड्रीनलिन जिसे हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं एंड नॉर एड्रीनलिन जिसे हम बिल्कुल सही, वेरी वेरी नाइस, 10th में पढ़ा है। देखो एक सच बात बताऊं, ये वाला हार्मोन सबको पता होता है, 10वीं कक्षा में जिसका ये डिलीटेड भी होगा ना उसको भी ये पता होगा, क्योंकि मुझे भी ये हार्मोन बड़ी अच्छे से याद होता था, मुझे कुछ याद हो या ना हो पर मुझे ये पता था मैम ये 3F रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इमरजेंसी हार्मोन है। जब हमारी कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो उस केस में मैम हमारी ये इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे तुम्हारा नीट एग्जाम आएगा और बेटा तुम फियर, फाइट और फ्लाइट, पहले तो डर लगेगा, फियर, फिर हम उससे लड़ेंगे, ठीक है, फिर हम भागेंगे। मतलब मैं नीट एग्जाम से नहीं बोल रही, समझो बेटा, वैसे तो सपोलो के सामने सपोले आ जाए तो फिर उनको क्या ही डर लगेगा, बट इमेजिन करो फॉर द टाइमिंग कि तुम सपोले नहीं हो और तुम्हारे सामने रियल वाला सपोला आ जाए तो बेटा कैसे मौत आने लगेगी। पहले तुम्हें क्या लगेगा, फियर, पहले तुम्हें डर लगेगा, फियर, फिर तुम सोचोगे अब यहां से भाग लेता हूं वरना तो बैंड बज जाएगी, फिर होगा सॉरी, फिर तुम्हें फियर के बाद तुम फाइट करने की कोशिश करोगे, फिर तुम्हें बेटा ध्यान आएगा कि तुम इससे फाइट नहीं कर सकते। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फ्लाइट मतलब बस वहां से निकल लेना, ठीक है। इसे 3F रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो तुम्हारे इमरजेंसी हार्मोन, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, इसके सारे फंक्शन ना तुम्हें पता होंगे क्योंकि तुम प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हो। सांप आ गया तो क्या करोगे बेटा, डर लग रहा है, पसीने छूट रहे हैं, सांस बेटा एकदम तेज हो रही है, ठीक है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, प्यूपिल डायलेशन, मतलब ये सारे ना इमरजेंसी हार्मोन के काम है, ठीक है। एक बात तो तुम्हें ये समझ में आई, ठीक है। ये नीट एग्जाम में भी देनी होती है, तो वो बेटा किसके फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे, जब एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो बेटा किसके फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूरॉन तो बेटा बतिया नहीं सकते ना एक दूसरे के साथ में, बातें तो नहीं कर सकते हैं, तो वो बेटा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कुछ केमिकल्स को रिलीज करके, जिन केमिकल्स को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैं ये एक नोट डाल के लिखवा दूंगी आप लोग को, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो इस न्यूरॉन के ना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये केमिकल जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैं ये लिखवाऊंगी तो अभी नोट मत करना, बिल्कुल होड़ में मत रहो कि लिखते रहना है, सारा कुछ छूट जाएगा।
कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब ही समझ में आ रहा है ना बेटा, न्यूरो का मतलब ही है, न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन से रिलीज होने वाला, ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिशन करता है। पहले मेरे को एक 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 करके बेटा चीजें बताओ कि यहां तक कोई दुखदा समस्या कि तुम्हें ये ना पता चला हो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन के एंड में, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कम्युनिकेट करता है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से करता है। अब हार्मोन तो बेटा तुमने बहुत सारे सुने हैं, जैसे एपिनेफ्रिन ही तुमने बोल दिया, नॉर एपिनेफ्रिन बोल दिया, तुमने पिट्यूटरी के कितने सारे हार्मोन सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन नाम सुना होगा। ऐसे बेटा बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके नाम तुमने शायद नहीं सुने हैं, कम सुने हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, जैसे कि गाबा, जैसे कि हमने लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन की बेटा खास बात यह है कि ये हार्मोन्स भी होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं और ये आपके हार्मोन्स भी हैं, ये इनकी खास बात है कि दोनों कैटेगरी में। तो जैसे आपको बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम नहीं पता क्योंकि आपको अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी है, अब बेटा यहां से जरूरत पड़ रही है तो धीरे धीरे आप नाम सुनते रहोगे, ठीक है। डोपामीन आपने सुना है, बिल्कुल सही, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना है। डोपामीन, डोपामीन हैप्पी हैप्पी फील कराता है, जिसके न्यूरॉन्स नेचुरली बेटा डोपामीन रिलीज करते हैं ना, डोपा से आपको डोपा डोपा अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है, हैप्पी हैप्पी, ठीक है। एनीवे बेटा, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं कि आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो ब्रेन का एक हिस्सा है, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी काम करवा रहा है, वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी काम करवा रहा है, और दोनों से जब काम करवाता है वो, तो वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकता है या आपके हार्ट रेट को घटा सकता है। तो बेटा किसके थ्रू काम कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो काम करवा रहा है, जिससे बेटा आपको कैसा फील होगा, जैसा आपको कैसा फील नहीं होगा मैं कमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा। अब बेटा आपको अगर बढ़ाना है, चाहे आपको हार्ट रेट घटाना है, आपको वो कंट्रोल किससे करना पड़ेगा? ऐसे नोड से करना पड़ेगा। यस एवरीबॉडी, ऐसे नोड से करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कंट्रोल तो तुम्हारे ऐसे नोड के पास ही है ना, पावर तो तुम्हारे ऐसे नोड के पास ही है, वही ऑटो एक्साइटेबल है। तो यार उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हार्ट रेट बढ़ा दे, या उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो हार्ट रेट घटा दे, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है कि प्रोसेस क्या है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ये जो दो पार्ट है, जिसे मैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बोल रही हूं बेटा, इसमें सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है कि घटाता है, और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है घटाता है। और ये मेरी बात बेटा मान लो, ये चीज बार बार तुम्हारे आगे रिपीट होगी, ये आगे तुम्हारी बार बार रिपीट होगी, तो अभी याद रख लो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बेटा तुम्हारे ऐसे नोड पर एक्ट करता है तो वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाने के काम में आता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब तुम्हारे बेटा ऐसे नोड पर एक्ट करता है तो वो तुम्हारे हार्ट रेट को घटाने के काम में आता है। पहला तो तुम्हें ये याद रखना है। यस एंजल सिमोन बेटा, यस 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 यस, स्लो यस, लेट्स। ऐसे नोड पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया तो उसने ऐसे नोड को बोला कि भैया हार्ट रेट बढ़ाओ। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने बेटा जब उस पे काम किया तो उसने बोला हार्ट रेट को घटाओ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाता कैसे है? तो बोलोगे कि मैम ये जिस तरीके से हार्ट रेट को बढ़ाता है वो है बाय रिलीजिंग द टू न्यूरोट्रांसमीटर्स एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये कैसे घटाता है मैम? क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। मतलब बेटा अगर मैं इनडायरेक्टली तुमसे पूछूं कि एसिटाइल कोलिन इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन द हार्ट रेट और डिक्रीज इन द हार्ट रेट, क्या बोलोगे? इंक्रीज इन द हार्ट रेट या डिक्रीज इन द हार्ट रेट? बोलोगे मैम डिक्रीज। बेटा ये एकदम गांठ बांध लो, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, बट तुमसे पूछेंगे सीधा यही नाम, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? तो डिक्रीज। आपसे पूछेंगे मैम एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंक्रीज करेगा, ये तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि बेटा ये तो तुम हार्मोन्स में भी पढ़ते हो कि ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो इसमें तुम्हें कोई दुखद समस्या नहीं होगी, ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि ये हार्ट रेट को मैम बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कौन सा नर्वस सिस्टम रिलीज करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसिटाइल कोलिन कौन सा नर्वस सिस्टम रिलीज करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बेटा ऑफ कोर्स अगर हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हार्ट रेट बढ़ाता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट घटाता है तो कार्डियक आउटपुट घटाता है। ये हो गई बेसिक बातें। अब जब जैसे बेटा एम्स लेवल में जब क्वेश्चंस आते थे ना, तो कोई अलग बहुत क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन उसमें कुछ अलग लैंग्वेज में जैसे अगर क्वेश्चन दे दे तो कैसे आएगा। तो मैं आपसे ना उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पूछूंगी। पहले आप मुझे बता दो कि आपको थोड़ा सा ना शायद इसमें ना बेटा थोड़ी अंग्रेजी आ जाएगी, और अंग्रेजी तो हम लोग की सबकी कमजोर है ना, हम लोग की सबकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। तो एक एंटागोनिस्ट वर्ड आता है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट। अगर एंटागोनिस्ट का मतलब भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मतलब मैं तुम्हें आंसर बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, ये सब बोलो। अगर तुमसे पूछा जाए एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर एंटागोनिस्ट, तो तुम बोलोगे ट्रू या फॉल्स? तुम क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर एंटेगोनिस्ट, ट्रू और फॉल्स? क्या वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, अपोजिट है, अपोजिट काम करते हैं?
क्या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं क्या बेटा? एपिनेफ्रिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है और नॉर एपिनेफ्रिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो एंटागोनिस्ट कैसे हैं? एंटागोनिस्ट बिल्कुल नहीं है, एंटा का मतलब होता है अपोजिट, मैंने तो मतलब भी बता दिया था। अगर तुमसे पूछा जाए एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन एंटागोनिस्ट है, अगर तुमसे पूछा जाए एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन एंटागोनिस्ट है, पर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन तो बेटा एक जैसा काम करते हैं, दोनों ही तो बेटा काम कर रहे हैं। जिनका फॉल्स था वो तो करेक्ट है, जिन्होंने ट्रू दिया उनको ओ पिटाई मारो अपने आप को, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में जो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी दे रखा है ना, जहां पे भी एक बारी उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यस, देखो, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। बोला कि नॉर्मली तो हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो अपने आप इंट्रिंसिकली, अपने आप अंदर से ही कंट्रोल हो जाती है, उसको किसी और की कंट्रोल की जरूरत नहीं है। थैंक यू भैया। तो जिसकी वजह से हम अपने हार्ट को मायोजेनिक भी बोलते हैं, डेफिनेटली। बट देयर इज अ, अभी बॉटल, ये ग्लास गिरता, हाँ, but there is a specialized beta neural center in the medulla oblongata which can moderate the cardiac function through autonomic nervous system। यही बात बेटा हमने बोली ना कि देखो अंदर से कंट्रोल हो रहा है, पर हमारा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है जो हमारे मेडुला में प्रेजेंट होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देके आपके कार्डियक फंक्शन को डिफर कर सकता है, ठीक है। Neural signal through the sympathetic nerves, which is a part of autonomic nervous system, can increase the rate of heartbeat and the strength of ventricular contractions, thereby cardiac output। Of course बेटा हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और इवेंचुअली तुम्हारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, इवेंचुअली तुम्हारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहा है। ऑन दी अदर हैंड बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, अनदर कंपोनेंट, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट, speed of conduction of action potential and therefore decrease the cardiac output। adrenal medullary hormone can also increase the cardiac output। क्यों? क्योंकि medullary hormones में बेटा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ही आते हैं। अब बेटा आप मुझसे पूछोगे, देखो एनसीईआरटी तो इतना छोटा सा पार्ट देके खत्म कर देती है। अब आप मुझसे पूछोगे फिर मैम आपने हमें एसिटाइलकोलिन क्यों बताया, फिर आपने हमें एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन क्यों बताया? क्योंकि बेटा बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आगे जब मैं आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी तो बेटा ये बातें आएंगी ना। तो उससे बेटा बोल डन। अब बेटा देखो, यही अगर सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसे बेटा बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर यही जो प्रेशर है बेटा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये 120 से मिनिमम 140 हो जाए, 120 से 130 भी अगर हो रहा है तो उसे आप ज्यादा बोल रहे हो, पर वो हाइपरटेंशन नहीं है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होनी चाहिए बेटा कि ऊपर का जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, वो मिनिमम 140 होना चाहिए, और जो नीचे का प्रेशर है ना 80, वो कम से कम बेटा 90 होना चाहिए, तब आप बोलोगे हाइपरटेंशन। ये नहीं कि 80 से 85 हो गया तो हाइपरटेंशन, 120 से 125 हो गया, 130 हो गया, 135 नहीं, मिनिमम कितना होना चाहिए? 140/90। अब इससे बढ़ते बढ़ते कुछ भी हो सकता है बेटा, इससे बढ़ते बढ़ते बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 140 से 50 हो सकता है, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, पर मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए 140/90। बहुत सारे रीजंस होते हैं बेटा हाइपरटेंशन के, स्ट्रेस होता है, लाइफस्टाइल होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, मल्टीपल रीजन होता है। मैं आगे बताने वाली हूं ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली बनाना है, ठीक है, एब्सोल्युटली बनाना है भाई। जो ब्लड वेसल हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसमें ये सारी चीजें एज के साथ, अगर लाइफस्टाइल खराब है और गंदी आदतों की शिकार हो तो एज के साथ साथ बेटा स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आप अपने कोरोनरी आर्टरी के अंदर कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट और फाइबर्स, इन चीजों की डिपोजिशन करोगे, जिसकी वजह से उसका ल्यूमन छोटा होता जाएगा। हो सकता है एक टाइम के बाद ब्लॉकेज हो जाए, हो सकता है एक टाइम के बाद ब्लॉकेज हो जाए। आपको पता है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिनको होने लगती है ना, उनको हार्ट की बाकी समस्याएं होने लगती है। जैसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी एंजाइना पेक्टोरिस, जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी हार्ट अटैक, जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी हार्ट फेलियर। भैया ये सारे बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई वो बेटा आगे इन सारी समस्याओं से जूझ सकता है, तो आदतें ठीक करो। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस। देखो यहां पे मैं क्या बोल रही हूं, इफ विद टाइम एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, पेक्टोरिस मतलब चेस्ट एरिया, एंजाइना मतलब पेन, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि यहां दर्द हो रहा है। एंजाइना पेक्टोरिस क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हो सकता है
कि नहीं, चेस्ट पेन क्यों हो रहा था, क्योंकि चेस्ट एरिया में तुम्हारा दिल लोकेटेड है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली दिल में है, पर क्योंकि वो चेस्ट एरिया में लोकेटेड है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी चेस्ट पेन हो रही है, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, रह रहकर थोड़ी थोड़ी चेस्ट पेन हो रही है। ऐसा होता क्यों है, कारण मेनली ये वाला है बेटा। आप मेनली ये ऑक्सीजन याद रखोगे, अगर हार्ट में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर हार्ट में इनसफिशिएंट, मैं साइड जा रही हूं, अगर हार्ट में बेटा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और उस इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कंडीशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इश्कीमिया। इश्कीमिया इज द बेटा वर्ड दैट इज यूज्ड इफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट। अगर हार्ट में कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, उस लो ऑक्सीजन कंडीशन को बोला जाता है इश्कीमिया। अब लो ऑक्सीजन बेटा किसी भी वजह से हो सकता है, कोई बंदा स्मोक कर रहा है, तो स्मोकिंग के कंडीशन में भी बेटा पता क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता। उसका रीजन बहुत सारा है, मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, फलाना फलाना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो भी तो बेटा हो सकता है कि आरबीसी तो नहीं पहुंच पा रहे ना, आपने उसको रास्ते को ही बंद कर दिया, आरबीसी ऑक्सीजन लेके जा रही है, आपने उसी को बंद कर दिया, तो ऑफकोर्स सीएडी कैन बी अ रीजन। मल्टीपल रीजन की वजह से बेटा क्या हो सकता है, बेटा ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं पहुंच पाएगा। अगर इनसफिशिएंट बेटा ऑक्सीजन पहुंच रहा है आपके हार्ट मसल्स में, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, आपका एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन दिख सकती है, ठीक है। अब मैंने लास्ट जो लिखा हुआ है इसका आंसर आप मुझे देंगे कि हालांकि एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो हर एज ग्रुप में दिख सकता है, फिर भी ये मिडिल और ओल्ड एज पीपल में ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? आप इसका आंसर मुझे दीजिए कि हालांकि आज के डेट में तो बेटा हर किसी में बेटा ये दिख सकता है, बट फिर भी मिडिल और ओल्ड लोगों में ये ज्यादा क्यों दिखता है, मिडिल और ओल्ड एज में ये ज्यादा क्यों दिखता है, आपको क्या लगता है? यस एवरीबॉडी, क्यों क्यों क्यों, जल्दी बताओ। एल्डरली एज पीपल में ज्यादा दिखता है क्योंकि सीएडी भी उन्हीं में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि एज के साथ साथ जितना आप उम्र बढ़ती जा रही है, फूड हैबिट्स खराब होते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल खराब होते जा रहे हैं, आजकल तो बेटा यंग लोगों में भी है, एज के साथ साथ ये डिपोजिशंस क्योंकि ज्यादा दिखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बेटा उनमें ज्यादा दिखती है, तो क्योंकि उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस भी ज्यादा है, डिपोजिशन उनमें एज के साथ ज्यादा होने के चांसेस है, इसीलिए एंजाइना पेक्टोरिस की भी कंडीशन ज्यादा है। हाँ भैया दे दो, और भैया ये एसी ना इधर वाला 24 कर दो भैया, ठीक है। डन। अटैक में क्या अंतर है बेटा? देखो अगर मैं बोलूं, हालांकि मैं आपको ये बता रही हूं कि हर बीमारी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। कृति बेटा आसानी है ना, एक्चुअल में बेटा हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से एंजाइना हो रहा है, एंजाइना से हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक से हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेल से हार्ट अटैक हो सकता है, उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। बट आपको बेटा बेसिक्स तो पता होने चाहिए कि एक्चुअल में हार्ट अटैक बोल रही हूं तो क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर बोल रही हूं तो क्या हो रहा है ना। जब बेटा हम हार्ट फेल की बात करते हैं, किसी भी इंसान को जब हम बोलते हैं कि वो फेल हो गया, उसका क्या मतलब है, फेल होने का क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि ये तो फेल हो गया 9th क्लास में, फेल हो गया मतलब उसको जो टास्क दिया था कि तुझे ये एग्जाम क्लियर करने हैं, वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, उसको जो टास्क दिया था वो टास्क वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ही फेल्ड। हार्ट को क्या टास्क दिया गया है बच्चों? हार्ट को टास्क दिया गया है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करे। उसका काम क्या है? उसका काम है, यस आई विल स्पीक स्लोली बेटा, उसका काम क्या है कि वो हार्ट को ब्लड पंप, उसका काम है बॉडी को पंप करे। वो फेल कब होगा? जब वो अपना काम नहीं करेगा। जिसका जो काम है वो अगर वो काम नहीं करेगा तो वो फेल हो गया। सिंपल सी बात है ना यार, हार्ट फेल का मतलब हार्ट को पंपिंग का काम दिया था, वो पंपिंग नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया। समझ में आ रही है बात? तो व्हेन यू से बेटा हार्ट फेलियर, थैंक यू भैया, व्हेन यू से बेटा हार्ट फेलियर मीन हार्ट हैज फेल्ड टू पंप द ब्लड टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। हार्ट फेल का मतलब हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी। जब वो खुद ब्लड पंप ना करे तो हार्ट फेल, ठीक। हार्ट पे अटैक हुआ, हार्ट पे अटैक हुआ मतलब उसके खुद के ऊपर अटैक हुआ। हार्ट अटैक की कंडीशन होती है जब उसके खुद को बेटा ब्लड नहीं मिलता है। हार्ट को खुद को बेटा अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो गया, उसकी खुद की मसल्स की डेथ हो रही है, तो हार्ट पे खुद पे अटैक हुआ। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस। अगर हार्ट को खुद को सफिशिएंट ब्लड ना मिले, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हार्ट की मसल्स धीरे धीरे डेथ कर जाती है। पहले कुछ कम करेंगी, फिर कुछ और करेंगी, फिर कुछ और करेंगी। समझ में आ रही है बात? तो जब हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिल रहा है तो वो मर रहा है बेटा, उसे मायोकार्डियल इनफाक्शन भी बोलते हैं। द अनदर टर्म दैट वी यूज फॉर हार्ट अटैक इज मायोकार्डियल इनफाक्शन। हार्ट खुद बट ब्लड नॉट रिसीविंग, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट खुद नॉट ब्लड गिविंग, दैट इज हार्ट फेलियर। एंड अगर इन सब चीजों की वजह से हार्ट बीट ही रुक जाए, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, हार्ट स्टॉप बीटिंग, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, थोड़ा सा ही पार्ट है, होमवर्क दे सकती हूँ। पहले पीवाईक्यू करेंगे ताकि ना आज पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पहले आप इसे नोट करो बच्चा बाटी, पहले पीवाईक्यू, ठीक है। मेरी एक बात सुनो बेटा, जब हार्ट पंप नहीं करता ना, आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में किडनी का एक फंक्शन पढ़ोगे। मैं ना सामने आके बोलना चाह रही हूँ, मुझे फील नहीं आती है नहीं तो बेटा आप किडनी वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी ना, एक्सक्रीशन वाला, तो उसमें आप देखोगे कि अगर आपके ब्लड वॉल्यूम में कोई भी चेंज होता है ना, आपके ब्लड में, जैसे आपके बॉडी में सपोज 5 लीटर ब्लड है, ठीक है। अब अगर वो 5 लीटर से ऊपर नीचे होता है ना, तो किडनी क्या करती है ना, किडनी उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है कि आपके ब्लड में बेटा सबसे ज्यादा क्या है, एक बार मेरे को बताओ, ब्लड में सबसे ज्यादा क्या है? प्लाज्मा है 55%,
प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है, 90 से 92% पानी है कि नहीं, यस और नो। एक मैं बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बेटा, भागना नहीं है कहीं, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। 90 से 92% मतलब ब्लड में बहुत सारा पानी है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है तो डेफिनेटली ब्लड में पानी का वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है। तो किडनी क्या करती है ना बच्चों, किडनी आपके यूरिन, जो यूरिन तुम निकाल रहे हो ना उसको कम कर देती है, पानी एब्जॉर्ब करने लगती है, पानी खींचती है, पानी के साथ साथ सॉल्ट्स भी खींचने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि ब्लड वॉल्यूम कम है। हार्ट फेलियर का जो कंडीशन है ना बेटा, हार्ट फेलियर में हार्ट पंप नहीं कर रहा है ब्लड। अगर हार्ट बेटा रिलेट करना प्लीज, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हार्ट बेटा ब्लड को पंप नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंचा रहे, तो ऑर्गन्स को क्या लगेगा कि उसके पास ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम है लेकिन वो पंप नहीं कर पा रहा है, यस और नो। अब किडनी को ये एहसास होता है कि भैया मेरे पास तो ब्लड कम आ रहा है, मेरे पास ब्लड कम आ रहा है, यानी कि उसे ये लगता है कि ब्लड वॉल्यूम कम है, तो वो आपके ना यूरिन को कम करके यूरिन में से पानी खींचने लगता है, पानी खींच खींच के आपकी बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करने लगता है। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस मेरी बात समझ पा रहे हो। और क्योंकि बेमतलब का बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट करने लगता है किडनी, क्योंकि किडनी इनडायरेक्टली बेटा उसको लगता है कि भैया, उसको क्या पता कि हार्ट फेल की कंडीशन है, हार्ट ही नहीं पंप कर रहा, वो फ्लूइड को एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन में ना आपके ऑर्गन्स के अराउंड फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, आपके ऑर्गन्स के अराउंड पानी भरने लगता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। और सबसे कॉमनली आपको इसमें आपके लंग्स के अंदर पानी, लंग्स के अराउंड पानी भरता है, कंजेशन ऑफ लंग्स, कंजेशन का मतलब होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो कंजेशन आपको तभी दिखता है जब हार्ट फेलियर की कंडीशन है, इसलिए उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल रहे हैं। रीजन मैंने आपको